टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज सॉलिड स्टेट। आज हम सॉलिड स्टेट जो हम लाइव क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। जस्ट वी विल रिवाइज द चैप्टर इन अ शॉर्ट वे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में पूरा जो चैप्टर है वो कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अगर ज़्यादा लेंथ हो जाएगा तो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी इसे, ठीक है। तो बेसिकली इस फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 12th का सॉलिड स्टेट, इसमें हम सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं बेसिकली। तो सॉलिड अगर हम बात करें स्टेट की, तो इसमें या फिर कोई भी स्टेट ऑफ मैटर होता है तो उसमें 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हो वो काम करते हैं। एक होता है इंटरमॉलिकुलर फोर्स और सेकंड होता है थर्मल एनर्जी। ये एक तरह के 2 अपोजिंग फोर्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो इस डायरेक्शन में काम करता है और थर्मल एनर्जी जो कि इस डायरेक्शन में काम कर रही है। सपोज हमारे पास एक सॉलिड है जिसके ये पार्टिकल इस तरह से अरेंज हैं, तो इन पार्टिकल्स में 2 तरह के अभी क्या काम कर रहे हैं, फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो जो उन्हें दूर ले जा रहा है और एक उन्हें पास ला रहा है। जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है वो क्या करेगा, उनको इस डायरेक्शन में लेके जाएगा और थर्मल एनर्जी उन्हें अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगी। तो अगर नॉर्मल कंडीशन कहें सॉलिड की, तो उसमें जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है, शॉर्ट में मैं IF लिख दे रही हूँ, वो डोमिनेट करता है थर्मल एनर्जी को। लेकिन जैसे जैसे हम हीट बढ़ाएंगे थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी, जिस वजह से इंटरमॉलिकुलर फोर्स अब कम होने लग जाएगा और थर्मल एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। तो हम देखते भी हैं अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो सॉलिड जो है वो स्टार्ट कर देता है फ्लो करना। वो यानी कि वो किस में चेंज हो रहा है, अब लिक्विड स्टेट में। हमने ये क्लास 9 में पढ़ा है, व्हेन इंटरकन्वर्टिबल चेंज ऑफ स्टेट्स हमने देखा था, जब सॉलिड लिक्विड से चेंज होती है और लिक्विड गैसेस में कैसे चेंज होता है, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। तो यहाँ भी वही हो रहा है, ठीक है। अब हम टाइप्स की जो मेन टॉपिक है हमारा उस पर आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड हम बोलते हैं। तो हमने जो सॉलिड है उन्हें क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल। मतलब वो जिस भी पार्टिकल्स के बने हैं, वो एटम्स के बने हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के आयंस। तो उस बेसिस में हमने उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड इज एमॉर्फस सॉलिड। बेसिकली हम पूरे चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे मोर, बट थोड़ा सा शॉर्ट व्यू हमें एमॉर्फस सॉलिड के बारे में भी दे रखा है इस चैप्टर में। तो अगर हम बात करें इनके डिफरेंशिएट की, जो कि बहुत बार आया हुआ टॉपिक है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो 2 टाइप इनके जो डिफरेंस है वो मैंने कुछ इस तरह से लिखे हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक मेन कैरेक्टर है कि जो उनका पैटर्न होता है, उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो डेफिनेट होती है। मतलब कि जो उनके पार्टिकल्स होते हैं उनका एक सेट अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। सपोज हम NaCl का एग्जांपल ले लें, तो NaCl में Na पॉजिटिव होगा, फिर Cl नेगेटिव होगा, देन Na पॉजिटिव होगा, देन Cl नेगेटिव, आफ्टर दैट नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। इस तरह से जो है इनका अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का। इसी को हम बोलेंगे सेट डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न। और इसी को हम डिफाइन करते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर से भी। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब यह है कि लॉन्ग नाम से समझ में आ रहा है, लॉन्ग रेंज मतलब बहुत लंबी डिस्टेंस तक जो ये पार्टिकल्स होंगे वो इस तरह से अरेंज होंगे, सेट पैटर्न होगा उनका। इसे बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। एक सेट पैटर्न में वो अरेंज होंगे लॉन्ग डिस्टेंस तक, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। अगर बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट्स की, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा शार्प होता है, मींस इनका मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स आप कह सकते हो वो होगा। इसके बाद क्लीन क्लीवेज की बात करें। क्लीन क्लीवेज क्या है, अगर हम क्या करें, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करें 2 पार्ट्स में, तो जो उनके पार्ट्स आएंगे, दोनों पार्ट्स, उनका जो ये वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, प्लेन होगा, ठीक है, प्लेन कट होगा। तो इसी को बोलते हैं क्लीन क्लीवेज। और नेक्स्ट इनकी जो प्रॉपर्टी है वो है एनआइसोट्रॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट इज whenever we will determining or measuring any physical properties like refractive index or electrical conductance, so the value of these physical properties comes different in different direction. means क्या है, एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, एनआइसोट्रॉपिक मीन्स है कि जब अगर हम क्या कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कि पार्टिकल किस तरह से है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एक अरेंजमेंट पार्टिकल, उनका जो ऑर्डर है, एक अरेंजमेंट जो है इनका बहुत सेट है। तो इनमें जब हम क्या करें, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें, सपोज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं, तो हमने सपोज इस डायरेक्शन में लिया और फिर हमने उसे इस डायरेक्शन में लिया, ये A डायरेक्शन होगी और ये B डायरेक्शन होगी। और सपोज ये पार्टिकल हो गए आपके प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, सपोज वो आयंस का बना हुआ है। तो इस तरह से उसमें आयंस जो है अरेंज होंगे। तो अगर आप देखोगे इस डायरेक्शन में, A डायरेक्शन में, तो जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो प्लस माइनस आ रहे हैं और यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। लेकिन इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अलग आ रहे हैं, प्लस माइनस प्लस
अलग डायरेक्ट, इनका जो सीक्वेंस है वो अलग हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी वो भी क्या आती है, उसकी वैल्यू भी डिफरेंट आ जाती है। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक। इसी तरह से अगर आप इस डायरेक्शन में निकालना चाहो, इस डायरेक्शन में सपोज ये हमारी बी डायरेक्शन है, ये नहीं है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो माइनस 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 एक साइड है, प्लस प्लस एक साइड है, जबकि यहाँ पे यह प्लस माइनस है। बी इससे पहले वाली जो स्टेट हमने देखी थी उसमें थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो रहा था कि सेम हमें लग रहे थे पार्टिकल, तो आप दूसरी डायरेक्शन से देख सकते हैं, तो आपकी क्या आएगी, वैल्यू चेंज आएगी। वहां भी अगर आप देखते तो सीक्वेंस डिफरेंट होता। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। इनके एग्जाम्पल है NaCl, I2 एंड ग्रेफाइट। नाउ वी विल मूव टू एमॉर्फस सॉलिड। तो अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड से डिफरेंट है। पहली है इनडेफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न। तो एमॉर्फस सॉलिड को इसीलिए इस कैटेगरी में इन सॉलिड्स को रखा गया, मतलब पार्ट्स इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स हैं वो अरेंज नहीं होते हैं डेफिनेट वे में, या फिर हम कह सकते हैं उनका जो पैटर्न होगा वो सेट पैटर्न नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं इनडेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न। तो उनका जो पैटर्न होगा बड़ा इरेगुलर होगा, ठीक है। और दूसरा बात करें उनकी प्रॉपर्टी की शॉर्ट रेंज ऑर्डर, तो शॉर्ट मतलब बहुत छोटी डिस्टेंस में वो थोड़ा सा हमें ऐसा लगेगा कि वो क्या है, डेफिनेट है, बट थोड़ा दूर जाएंगे तो उसका जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। इसी को बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अगर आप अपनी एनसीईआरटी उठा के देखोगे, सबसे पहला एग्जांपल आपको क्वार्ट्ज का दे रखा है एग्जांपल, तो अगर आप उसे देखोगे तो आपको दिख जाएंगे दोनों स्ट्रक्चर वहां दे रखे हैं, एक बिल्कुल सेट है और दूसरे में थोड़ा सा दिख रहा है कि थोड़ा सेट है मगर आगे जाके वो क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा इरेगुलर हो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। फिर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, शार्प होता है और चेंज हो जाता है। क्लीन क्लीवेज की बात करें तो ये क्लीन क्लीवेज नहीं देता है। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर आप ग्लास को कट करें, वैसे तो उसे कट करना बहुत मुश्किल है, अगर सपोज उसे आप कट कर रहे हैं तो जो उसकी दो सरफेस कट होंगी तो ये प्लेन नहीं होती, ठीक है, ये क्या होंगी, कुछ इरेगुलर होंगी, तो इसे बोलते हैं डू नॉट हैव क्लीन क्लीवेज। अब बात करते हैं आइसोट्रॉपिक की, जो इनका नेक्स्ट कैरेक्टर है। अगर आप एनाइसोट्रॉपिक में देख रहे थे तो हमने जब एनाइसोट्रॉपिक डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि उसमें क्या हो रहा था, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम मेजर कर रहे थे तो अलग अलग डायरेक्शन में उसकी वैल्यू अलग अलग आती है। बट यहाँ पे क्योंकि इनका जो पैटर्न है वो इरेगुलर होता है, इस वजह से क्या होता है, इनकी जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं तो हर डायरेक्शन में वो सेम आती है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। ओके, सो दीज आर सम कैरेक्टर विच आर डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। मेन इंपोर्टेंट जो इसमें लर्न करने वाली बात है वो है एक एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक, ये इंपोर्टेंट टॉपिक कह सकते हो आप है इसका। और दूसरा इनके एग्जाम्पल्स आपको लर्न होना बहुत जरूरी है। मोर अबाउट एमॉर्फस सॉलिड। अब हम एमॉर्फस सॉलिड के बारे में पढ़ लेते हैं, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमॉर्फस सॉलिड से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई एमॉर्फस सॉलिड आर नॉन एज स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। एमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है? स्यूडो मीन्स होता है झूठा सॉलिड, तो एमॉर्फस जो है क्योंकि उस पर एक टेंडेंसी होती है फ्लो करने की टेंडेंसी, बिकॉज इट हैव टेंडेंसी टू फ्लो। इस वजह से ये क्या होता है, ये स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है, ठीक है। अगर इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर आपने कभी बस में ट्रैवल किया है तो विंडो जो होती है बस की क्या हो जाती है, बहुत टाइट हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, क्योंकि जो ग्लास होता है वो इन्वायरमेंटल चेंज होने की वजह से, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से क्या होता है, वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है और वो बॉटम में थिक हो जाता है, मतलब बॉटम में इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से वहाँ मोटा हो जाता है, ऊपर से पतला हो जाता है। इस वजह से विंडो को ओपन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एग्जाम्पल पता चल गया कि ग्लास क्या है, उसकी टेंडेंसी टू फ्लो करने की होती है, इसलिए दैट्स वाई ग्लास इज ऑल्सो नॉन एज स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। अब हम कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्वार्ट्ज के बारे में। क्वार्ट्ज के बारे में बहुत सारे बच्चों को बहुत वो हो जाता है कंफ्यूजन, क्योंकि क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी आता है और क्वार्ट्ज से बनता है ग्लास, वो आता है आपका एमॉर्फस सॉलिड में का एग्जांपल है। तो अगर क्वार्ट्ज को किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, व्हेन वी मेल्टेड द क्वार्ट्ज एंड देन वी विल कोल्ड इट, फिर हम इसे ठंडा करते हैं तो फिर क्या होता है, उससे ग्लास बनता है। क्वार्ट्ज को हीट करने के बाद वो मेल्ट हुआ और मेल्ट करने के बाद उसे फिर से कूल किया जाता है, तो वो उसकी जो ये सारी अरेंजमेंट होता है, ये पूरा अरेंजमेंट बिगड़ जाता है और वो ग्लास की फॉर्म में चेंज हो जाता है। और ग्लास जो है वो उसमें जो SiO4 है यूनिट्स, ये रैंडमली कहीं पे भी अरेंज हो जाते हैं और जिस वजह से ग्लास इज एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो इससे स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, तो नाउ आफ्टर स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम इस पूरे चैप्टर में केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड।
तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बताया था। तो इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर टाइप्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो अलग अलग होगा। तो सबसे पहले है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो 4 टाइप्स पहले देख लेते हैं। फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड इज आयनिक सॉलिड, थर्ड इज मेटालिक सॉलिड एंड फोर्थ वन इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। फर्स्ट इज नॉन पोलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल हैं। उससे पहले हम उसके बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को देख लेते हैं। उसका नाम होता है डिस्पर्जन फोर्स। उसे बोला जाता है डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं, लंदन फोर्स। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इसके आर्गन, H2, Cl2 एक्सेट्रा। ओके, सो बेसिकली ये नॉन पोलर सॉलिड्स होते क्या है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें, क्योंकि हम इन्हें ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह रहे हैं, तो ये किसके बने हैं। ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, तो अगर हम किसी भी एक मॉलिक्यूल्स की बात करें या फिर किसी भी एक एटम की बात करें, जैसे नॉन पोलर का एग्जांपल आर्गन है या फिर H2 को ले लेते हैं। H2 या Cl2 या I2 कुछ भी हो सकते हैं जिसमें सेम एटम बॉन्डेड हो। ठीक है, तो जब सेम एटम बॉन्डेड होते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, इक्वल होती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं ये बिल्कुल बीच में होंगे इसके ना, जिस वजह से इनमें कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है। पोलैरिटी मतलब इनमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, पार्शियली भी नहीं होगा और कम्प्लीटली तो बिल्कुल भी नहीं होगा, जिस वजह से ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। इनमें कोई पोल नहीं है इसलिए नॉन पोलर। तो इनमें लगने वाला जो फोर्स होता है उसे बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स से बोला जाता है। अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सॉफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे और साथ में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बहुत लो होगा, क्योंकि ये जो फोर्स डिस्पर्जन फोर्स है ये वीक फोर्स होता है, वीक फोर्स माना जाता है, तो ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं, जिस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। नेक्स्ट हम अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, दैट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो इनमें जो लगने वाला इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो होता है डाइपोल 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 इंटरेक्शन। और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इनके सॉलिड अमोनिया एंड सॉलिड SO2। अब अगर हम बात कर रहे हैं पोलैरिटी की, तो पोलैरिटी क्या है, जब कुछ ऐसे एटम बॉन्डेड हो, मतलब बॉन्डेड एटम जब हो डिफरेंट होते हैं, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो डिफरेंट मतलब अलग अलग होता है। जैसे अगर HCl की बात करें तो इसमें Cl जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है इससे। इस वजह से इस पर क्या आ जाता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी को बोलते हैं पोलैरिटी। तो इसमें पोलैरिटी आ जाती है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं इनमें भी यही होता है। जैसे अमोनिया को देख लो तो नाइट्रोजन जो है वो क्या होगा, हाइड्रोजन के कंपेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ को मूव करेंगे, कंप्लीटली नहीं मूव करते क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए इसमें पार्शियली चार्ज आ जाएगा और ये पोलर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह SO2 में होता है। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई होता है, और ये भी जो सॉलिड होते हैं सॉफ्ट होते हैं, बट इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है हाई होगा क्योंकि इनमें पोलैरिटी है, तो ये कुछ अट्रैक्ट रहेंगे एज कम्पेयर टू दिस नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और ये भी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, जब तक इनके आयंस फ्री नहीं होंगे मूव करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। अब हम अगर बात करें नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, तो इनके बीच में जो थर्ड टाइप हमारा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसमें नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होगा, जो कंपाउंड्स होंगे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें 11th क्लास में पढ़ी है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अपने नेबर
एटम के साथ क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि आप H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, इन पे देख सकते हैं, ये जो ऑक्सीजन है, क्योंकि इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, दूसरे वाले जो कंपाउंड का हाइड्रोजन होगा उसको अट्रैक्ट करेंगे और एक वीक बॉन्ड बनाएंगे, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो जितने भी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है उन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल H2O हो जाएगा, और बेस्ट एग्जाम्पल है ये H2O व्हेन इट इज इन आइस फॉर्म। तो ये है इसका एग्जाम्पल। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है इसके बीच का वो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हो आप। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, these are some type of molecular solid. Now we will talk about second type of classification of crystalline solid, that is ionic solid. अब हम पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड के बारे में। इसको इरेज कर देते हैं तो स्पेस हो जाएगा। सेकेंड टाइप है हमारा आयनिक सॉलिड, फर्स्ट टाइप था मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड नाम से पता चल रहा है इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो आयंस होंगे, ये आयंस से बना होगा। ठीक है, आयनिक सॉलिड जो है ये कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी यही है क्योंकि आयंस क्या है, फ्री टू मूव है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और इनके बीच में लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स, या इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं आप, या फिर स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स भी बोल सकते हैं। तो इसमें लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर इसे कोलम्बिक फोर्स भी बोला जाता है, कोलम्बिक फोर्स। तो ये बहुत स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग क्यों होता है, क्योंकि आयंस हैं, तो आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इसलिए ये टाइटली अट्रैक्टेड होंगे, तो इजीली ब्रेक नहीं हो पाएंगे। इस वजह से जो फोर्स इनके बीच में लगेगा वो बहुत स्ट्रांग फोर्स होगा। ठीक है, और अगर अदर एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनका जो ये सॉलिड होंगे कंपेरेटिवली मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंपेयर में ये हार्ड होते हैं, ब्रिटाइल होते हैं, और इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, बट अपनी एक्वस स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, या फिर मेल्टिंग स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब रीजन वही है, रीजन बिहाइंड दिस दैट आयंस इज नॉट फ्री टू मूव, और यू कैन से इफ वी विल टॉक अबाउट NaCl, अगर हम केवल सॉलिड NaCl की बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये अभी अपने आयंस में ब्रेक नहीं है। जब तक हम इसमें एक्वस यानी वाटर नहीं डालेंगे, जैसे ये एक्वस फॉर्म में आएगा तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। नाउ दिस आयंस आर फ्री टू मूव, सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज मेटालिक सॉलिड। तो यहाँ पर ऐसे एक क्वेश्चन भी बन जाता है, एक क्वेश्चन है आपके NCERT का कि आयनिक सॉलिड्स जो है ये सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं। तो रीजन यही है क्योंकि इन्हें एक्वस स्टेट में ये आयनाइज हो जाते हैं और इनके जो आयंस होंगे फ्री टू मूव हो जाते हैं, दैट्स व्हाई दे कैन कंडक्ट इन इलेक्ट्रिसिटी इन molten स्टेट और इन एक्वस स्टेट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मेटालिक सॉलिड्स। तो मेटालिक सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो मेटल्स होंगे, मेटल, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन। In these solids, constituent particles are positively charged, you can say. See, in metal, we know that metal क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन लिखने की बजाय क्या लिख सकते हैं, यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो in these solids constituent particles are positively charged metal ions that are also known as kernels। इनको kernels भी बोला जाता है या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन से बोला जाता है। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन लिखा था मैंने, जिसे हम kernels भी बोल देते हैं। ठीक है, मे बी आप प्रोनाउंसिएशन अलग करते हो, ठीक है, बट ये वही है, पॉजिटिव चार्ज मेटल है और इनको हम इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, पॉजिटिव चार्ज का बना है जिन्हें हम कर्नेल्स बोलते हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कैसे, एक बार एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे अगर आप बात करो सोडियम मेटल की, Na पॉजिटिव की,
तो ये जो पॉजिटिव यहाँ पे साइन है ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है बट अदर इलेक्ट्रॉन ही है यहाँ पे, है ना। तो ये यहाँ पे जो इसीलिए यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसे बता रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बोल रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव से आप ये मत समझना कि हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ही है इलेक्ट्रॉन ही, बट वो मेटल जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसे हम बोल रहे हैं कर्नेल्स। तो अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो इनकी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये फ्री टू मूव है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो मेटल की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो हमें पता है, ये हाईली मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स होने की वजह से। मेटेलिक बॉन्ड में जो फोर्स होता है, द फोर्स दैट होल्ड द मेटल आयंस टुगेदर इन द क्रिस्टल इज नॉन एज मेटेलिक बॉन्ड, उसे हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो मेटेलिक बॉन्ड है। नाउ नेक्स्ट वन इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। नेक्स्ट 4 टाइप्स है हमारा, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो इन दिस सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉन मेटल। यहाँ पे हमने मेटल की बात की तो उसका ही जस्ट अपोजिट हो जाता है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में, जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो नॉन मेटल एटम्स होते हैं, विच आर लिंक्ड टू द एडजेसेंट एटम, जो किससे लिंक होते हैं, अपने एडजेसेंट एटम से लिंक होते हैं। जैसे कि एग्जांपल से हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनके एग्जांपल हैं ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो सबसे पहले जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो क्या है, नॉन मेटल। ये किसका बना है, नॉन मेटल का बना है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था, इसका जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो क्या होंगे, मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड किसके, मेटालिक सॉलिड के, ठीक है, इनके बीच के बॉन्ड को मेटालिक बॉन्ड बोल देते हैं। और जो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड है ये किसका बना है, नॉन मेटल्स का बना है। और इसका एग्जांपल क्या है, बहुत सारे एग्जांपल हैं वैसे जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन इंपोर्टेंट एग्जांपल है आपका ग्रेफाइट और डायमंड। ये द कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉलिड इज नॉन मेटल। बेसिकली ये नॉन मेटल्स का बना होता है। एग्जांपल अगर आप देखें तो डायमंड एंड ग्रेफाइट है। इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड भी इसका एक एग्जांपल है। यूजुअली जो ये होते हैं ये हार्ड होते हैं, ब्रिटाइल होते हैं और इंसुलेटर्स होते हैं, बट एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो थोड़ा सा स्लिपरी इन नेचर होता है बिकॉज ऑफ इट देयर स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। इसमें अलग अलग प्लेट्स होती हैं और ये बीच में जो होता है वंडरवॉल्स फोर्स होता है, वंडरवॉल्स अट्रैक्शन होता है, और ये जो होता है थोड़ा वीकली होता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री टू मूव होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बट इफ यू विल टॉक अबाउट डायमंड, तो डायमंड का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि जो फ्री हो मूव करने के लिए, जिस वजह से ये इंसुलेटर होते हैं। और इसके इसी वजह से ये इनका स्ट्रक्चर की वजह से ये क्या होते हैं, हार्डेस्ट होते हैं, ठीक है, डायमंड। तो ये कुछ टाइप थे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के। मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसको हमने फर्दर डिवाइड किया नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में। सेकंड है आयनिक सॉलिड, थर्ड है मेटालिक सॉलिड एंड फोर्थ वन इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इस टॉपिक में एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और कुछ प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में एक प्रॉपर टेबल दी है, उसे अगर आप अच्छे से लर्न कर लें तो बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। अब हम सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर हम सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब जिस पार्टिकल का वो बना है, उनको हम अरेंज करें इन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अगर हम उसका करें, तो जो हमें मिलेगा स्ट्रक्चर उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो, ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की तरह ही है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम देखिए ये जो ब्लैक कलर से शो हो रहे हैं ये पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिसका ये क्रिस्टल सॉलिड बना है। तो इनका 3 डायमेंशनल शेप कुछ इस तरह से आएगा, तो इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। इसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। सो अगर एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे ब्रेविस, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिसेस। इस तरह के केवल 3 डायमेंशनल जो लैटिस हो सकते हैं वो पॉसिबल कितने हो सकते हैं, 14, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं ब्रेवियस लैटिसेस, कॉल्ड ब्रेवियस लैटिसेस।
विच विल डिस्कस लेटर, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में. सो नाउ वी मोर टॉक अबाउट दिस क्रिस्टल लैटिस. इसके कुछ कैरेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं. अगर इनके कैरेक्टर देखें तो जो ये पॉइंट है यहाँ, इसमें जो हमें ब्लैक कलर का हर पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली इसे हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट. इसे हम बोलते हैं क्या? लैटिस पॉइंट. और ये लैटिस पॉइंट क्या हो सकता है? ये हो सकता है एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन. कोई भी चीज हो सकती है जिसका भी वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो बना होगा, वो सभी होंगे. ठीक है, इसे हम लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट भी बोलते हैं. ठीक, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. तो हर लैटिस में जो ये लैटिस पॉइंट है इसे रिप्रेजेंट कर रहा है एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है. और हमेशा ये याद रखना है हमें, जो ये लैटिस पॉइंट है ये हमेशा जब भी हम इन्हें ज्वाइन करेंगे तो हम इन्हें इन अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे. जैसे सपोज हम एक और इसको शो करते हैं. सपोज यहाँ हमारे पास ये कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये कुछ इस तरह से अरेंज हैं. ये इस तरह से कुछ अरेंज है. ठीक है, क्योंकि हमें पता है इनका जो पैटर्न होगा वो सेट होगा, तभी ये क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है. तो ये जब हम इनको क्या करेंगे, इन्हें हम जब मिलाएंगे तो जब हम इन्हें ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा हम स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेंगे. इनको जब भी ड्रॉ करोगे आप कैसे करोगे? स्ट्रेट लाइन में, इस तरह से. और इस तरह से. ओके, सो दिस वी विल गॉट वन क्रिस्टल लैटिस. इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा? एक हमारा क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा. ये हमारा क्या है? एक क्रिस्टल लैटिस है. ओके, सो दिस इज नॉन एज क्रिस्टल लैटिस. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिट सेल. यूनिट सेल के बारे में हम देखेंगे. इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यूनिट सेल बेसिकली क्या है? एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है इस क्रिस्टल लैटिस का. इस क्रिस्टल लैटिस का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है. जैसे कि अगर सपोज आप इसको देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 क्यूब है. ठीक है, तो ये जो क्यूब है, ये एक क्यूब को अगर हम डिस्कस करें तो वो इस पूरे लैटिस के लिए क्या हो गया? यूनिट सेल हो गया. तो एक अगर इसका डेफिनेशन करें तो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल सॉलिड क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन जनरेट अ होल क्रिस्टल लैटिस. तो अगर हम इस स्मॉलेस्ट पोर्शन को बार बार ड्रॉ करते रहेंगे तो हमें पूरा क्रिस्टल लैटिस हमें मिल जाएगा जब हम इसे ड्रॉ करते रहेंगे यूनिट सेल को. ठीक है, तो यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है. तो यूनिट सेल अगर हम इसे ड्रॉ करें, इसमें से हमने एक यूनिट सेल ले लिया सपोज, तो ये हमारा एक यूनिट सेल हमें मिल जाएगा, जिसको हम बार बार अगर रिपीट करेंगे, अगर हम इसे बार बार रिपीट करेंगे इस तरह से, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक हमारा क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा क्या है? यूनिट सेल. अब हम यूनिट सेल के टाइप्स देख लेते हैं.